चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। संख्या पद्धति सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारे सीसेट में यही दिया हुआ है अंकगणित में, संख्या पद्धति। तो ये बहुत इजी टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2-3 क्लास से नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं, है ना। इसमें 2-3 चीज़ें जो टर्म है उनको क्लियर होना चाहिए। सबसे फर्स्ट जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, आपके सिलेबस का सबसे फर्स्ट वर्ड भी यही दिया हुआ है गणित में, प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में कहते हैं इसको नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? एन से डिनोट करते हैं इसे। क्या होता है नेचुरल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5। 1.5 नेचुरल नंबर है या नहीं? क्यों? क्योंकि हम लोग 1.5 को एग्जैक्ट नहीं गिन सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। 1 2 3। 0 नेचुरल नंबर है कि नहीं? नहीं। मतलब कि 1 से बड़ा जितना भी इंटीजर्स, आगे इंटीजर्स बताएंगे हम लोग, 1 से बड़ा जितना भी इंटीजर्स है वो सब नेचुरल नंबर है। बस एक टर्म याद रखना है, नेचुरल नंबर। जिनको नहीं याद है लिख लीजिए। जिन संख्याओं को हम लोग गणना कर सकते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं, बस याद रखना है, ठीक है। एक नेचुरल नंबर हो गया। दूसरा हमारा होता है पूर्णांक। दूसरा हमारा क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक का क्या होता है इंग्लिश? होल नंबर। पूर्णांक होल नंबर। पूर्णांक क्या होता है? बस नेचुरल नंबर ही है। जितना नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के हमारे एग्जांपल्स क्या क्या हैं? 1 2 3 ... बढ़ते हुए जितने भी नंबर्स हैं। पॉजिटिव, निगेटिव चीज़ों को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। -5 आम, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। पूर्णांक क्या है? हम लोग नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 अगर ऐड कर दें तो बाकी जितने नंबर्स हैं वो सब होल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। ये सब होल नंबर्स कहलाएंगे। बस ये सब ध्यान रखना है, सब लोग पढ़े हुए हैं, बस इसको माइंड में रखना है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हुआ, नेचुरल नंबर और होल नंबर। तीसरा एक होता है इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? इंटीजर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? उसको भी हम लोग, या अगर बेस्ट ढंग से लिखा जाए तो इसको पूर्ण संख्या कहना ज़्यादा बेटर होगा। दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों में बस एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसमें सिर्फ माइनस इंक्लूड हो जाता है। जितने भी माइनस होल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हो गया, उसमें अगर हम लोग माइनस साइन लगा दें तो वो सब क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे। 0 भी, जितने भी नंबर हैं वो सब इंटीजर्स हैं, अगर वो नेचुरल नंबर हैं, अगर वो होल नंबर हैं, और अगर वो माइनस नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। n नेचुरल नंबर हुआ तो -n, 0 और n, इसके सेट को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारा इंटीजर्स हुआ, याद रखना है, ठीक है। पूर्णांक कहते हैं इसको हिंदी में, इंटीजर्स इंग्लिश में कहते हैं -n। n मतलब नेचुरल नंबर्स, एक से बड़े जितने भी नंबर है काउंटिंग नंबर, उसको नेचुरल नंबर कहते हैं, उसमें 0 इंक्लूड है, और फिर -n। इन तीनों के सेट को क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। जो पॉजिटिव नंबर हुए हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, जो निगेटिव नंबर हुए हैं वो निगेटिव इंटीजर्स हो गए। ये तो बेसिक एक नंबर सिस्टम था। अब हमारा इसमें 2-3 टाइप के नंबर्स होते हैं। सबसे पहला है इवन नंबर। क्या होता है इवन नंबर? कट जाए क्या होता है? डिवाइड हो जाए। इवन नंबर सम संख्याएं। सम संख्याएं कैसी संख्याएं होती है? सम संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं और शेषफल 0 बचे। जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं और शेषफल 0 बचे उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। 4 6 8। तो 2 सम संख्या है या नहीं है? सम संख्या का क्या डिफिनेशन हुआ? जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए और शेषफल 0 बचे। तो यहाँ पर 2 × 1 = 2 आ रहा है, शेषफल कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये भी है। 0 क्या है? 0 इवन नंबर है कि नहीं है?
देखिए जीरो को याद रखना है, जीरो एक स्पेशल केस है, जीरो को इवन नंबर कहा जाता है। शून्य एक सम संख्या है, ठीक है, इसको याद रखना है, एज्यूम्शन है, शून्य एक सम संख्या है, ठीक है। इसका जस्ट एग्जांपल उल्टा हो गया ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? विषम संख्या, जिन्हें अगर 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 1 बचे। जिन्हें अगर 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 1 बचे। 5 को अगर हम लोग 2 से विभाजित करते हैं तो क्या होगा? शेषफल हमारा 1 बच रहा है ना। तो ऐसे संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तब आपके लिए एक सवाल है, 2 सम संख्याओं के बीच अंतर हमेशा कितना होता है? 2 लगातार सम संख्याओं, सॉरी 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर हमेशा क्या होगा? कंसेक्यूटिव, लगातार। 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर, ये कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, हमेशा कितना होगा? 2 ही होगा। क्यों? 2 लगातार सम संख्या कोई ले लीजिए, 4 और 6, अंतर क्या हो जाएगा? 2 होगा ना। 8 और 10 के बीच में कौन सी संख्या है? 9 है। तो 9 तो सम संख्या है नहीं, हमें लगातार सम संख्या लेना है, तो इसका अंतर भी ये ऑलवेज याद रखना है। इसका जस्ट अगर हम लोग लिखें 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच अंतर, तो वो क्या होगा? बताइए, अच्छे से सोच के बताइए। एग्जाम्पल कोई लीजिए और देखिए, 2 लगातार 2 ही होगा। 2 लगातार, ये सब कुछ नहीं है, शब्दों का हेर फेर है। आपको पता है कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, बस शब्दों का हेर फेर है। एग्जाम्पल्स लेकर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, रटना नहीं है। लगातार सम संख्या दिया हुआ है तो 2 लगातार, कोई भी अपना मन जो भी किया, 10 के बाद 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है। हमें 2 लगातार सम संख्याएं लेने हैं, तो एक सम संख्या अगर हम लोग 10 ले रहे हैं तो इसका अगला सम संख्या क्या होगा? 12 होगा। देखना है कि दोनों के बीच का अंतर क्या है। अगर हम लोग 2 लगातार विषम संख्या लेते हैं तो 11, उसके बीच में 12 सम संख्या है, अगला विषम संख्या 13 होगा। तो दोनों के बीच में अंतर देख रहे हैं, तो ये भी अंतर 2 ही आ रहा है। तो 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच अंतर कितना होगा? हमेशा 2 ही होगा। ये 2 चीज को याद रखना है, 2 ही होगा, ठीक है। तो सम संख्या और विषम संख्या में कुछ था नहीं, सिंपल चीज है। इस चीज को केवल याद रखना है। हो सकता है कि ऑनलाइन में पूछा जाए 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर क्या होता है, दे देगा 2, 1, 0, इनमें से कोई नहीं, या हम नहीं पता कर सकते हैं, वी कांट फाइंड। तो ऑलवेज 2 होगा, या तो सम संख्या हो या विषम संख्या, ऑलवेज 2 होगा, ठीक है। लिख लिए। अब आता है भाज्य संख्या, हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या, और एक अभाज्य संख्या। क्या होता है दोनों? भाज्य संख्या, एक होता है भाज्य संख्या और एक होता है अभाज्य संख्या। का इंग्लिश क्या होता है? प्राइम नंबर, ठीक है। क्या होता है? प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर? 1 से और जो संख्याएं सिर्फ 1 से और अपने आप से, जो संख्या है अगर वो 1 से और अपने आप से विभाजित हो, उसके अलावा किसी भी और संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सपोज 5 है, ठीक है। तो 5 किस किस संख्या से विभाजित होता है? 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 1, मतलब ये 1 से भी विभाजित होगा और 5 से। बीच में और कोई ऐसी संख्या है जिससे 5 विभाजित होगा? नहीं होगा। तो ये 1 से विभाजित हो रहा है और खुद से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होता है?
नहीं, ए इसको नहीं कर सकते, किसी से तो 5 भी कट रहा है, 5 भी 1 से डिविजिबल है, 5 भी 1 से विभाजित हो रहा है ना, तो ये नहीं हुआ। भाज्य संख्या क्या कहते हैं कि वैसी संख्याएं, लिखना है तो लिख लीजिए, वैसी संख्याएं जो कम से कम एक 1 अपने आप से और इस कम से कम को यहां पे लिख लीजिए, जो वैसी संख्याएं जो एक अपने आप से और कम से कम किसी एक संख्या से, कम से कम किसी एक संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो। पूरी तरीके से विभाजित होने का क्या मतलब हुआ कि शेषफल 0 बचे, विभाजित हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग 4 लेते हैं, ठीक है, 4 4, तो 4 किस किस संख्या से विभाजित है? ए इसका गुणनखंड हुआ, 4 1 से भी विभाजित है, 2:2 भी होता है और 4:1 भी होता है, मतलब 3 ऐसी संख्याएं हैं जिससे 4 विभाजित है ना। तो 4 कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। ठीक है ना, ठीक है, मतलब वैसी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या क्या क्या था डिफिनीशन कि वो 1 से हो और अपने आप से, इसके अलावा किसी भी और संख्या से वो विभाजित ना हो। और भाज्य संख्या क्या है कि एक और अपने आप से तो हो ही, लेकिन उसके अलावा कम से कम एक और ऐसा नंबर होना चाहिए, कम से कम एक और ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे वो विभाजित हो। भाज्य अभाज्य क्लियर हुआ, प्राइम नंबर और भाज्य संख्या। अब एक आपके लिए क्वेश्चन है, 2 क्या है? भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? प्राइम नंबर है या भाज्य संख्या है? दोनों कोई नंबर नहीं हो सकता है। हम पूछ रहे हैं भाज्य है अभाज्य, पूर्ण इसमें नहीं जाना है, पूर्ण संख्या तो है ही होल नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, बेसिक डिफिनीशन जाइए ना, अभाज्य संख्या का क्या डिफिनीशन है? वैसी संख्या जो 1 से विभाजित हो और अपने आप से विभाजित हो, 1 से विभाजित हो और अपने आप से विभाजित हो। भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम एक और ऐसी संख्या होनी चाहिए थी जिससे वो विभाजित होता। 2 के विभाजित होने के लिए ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो 2 क्या है? प्राइम नंबर है और सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 1 को ना तो भाज्य संख्या, नोट में लिख सकते हैं, 1 को ना तो भाज्य संख्या कहते हैं ना अभाज्य संख्या कहते हैं। एक स्पेशल केस है, जैसे 0 था ना, 0 ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, 0 ना तो धनात्मक संख्या है ना ऋणात्मक संख्या है। उसी प्रकार 1 ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है। कुछ एज्यूम्शंस होते हैं, ठीक है, तो ये एज्यूम्शंस हैं, मान लिए हम लोग, सर्वसम्मति से हम लोग मान लिए कि 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये बस टर्म है, माइंड में रखना है। जिनको पता है उनको नोट करने की जरूरत नहीं है, जिनको नहीं पता है उसके बारे में एक बुलेट पॉइंट्स नोट कर लीजिए कि हाँ, ए सिर्फ 1 से विभाजित होता है और अपने आप से, ए 1 से, अपने आप से और एक कोई संख्या से। और ये 2-3 जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए कि 1 क्या है? 1 ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 0 क्या है? ये सब पॉइंट्स लिख सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। 0 क्या है? ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। ठीक है, जिनको आता है उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस चीजों को देख लीजिए। नंबर सिस्टम का ये सब बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसमें आपके टॉपिक में लिखा हुआ था 3 चीज लिखा हुआ था। क्या क्या था? परिमेय संख्या नहीं, उसके पहले था प्राकृतिक संख्या, जो हम लोगों ने देखा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, इंटीजर्स और भाज्य अभाज्य संख्याएं। बस इसका बारे में जानना था क्या है। इसका एप्लीकेशंस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके टॉपिक में लिखा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या होता है परिमेय संख्या?
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इंग्लिश क्या होता है? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, अनरैशनल नहीं, इररेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। क्या होते हैं रेशनल नंबर? कौन कौन? परिमेय संख्या या अपरिमेय? परिमेय संख्या। क्या होता है? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और Q does not equals to 0, where P and Q is, P और Q क्या है? P और Q क्या है इसमें? कौन नंबर्स? नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर। क्या है P और Q? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता था? 1 से लेकर काउंटिंग नंबर। तो अगर हम लोग लिखे -5/6, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है? नहीं है। -5/6 परिमेय संख्या? कौन बोला नहीं है? बताइए। -5/6 परिमेय संख्या है या नहीं है? इसको हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं आप ही के हिसाब से। Q 0 भी नहीं है। -5 नेचुरल नंबर नहीं है, बट नेचुरल नंबर नहीं होता है। P और Q जहां कोई भी इंटीजर्स हो। P और Q क्या है यहाँ पे? इंटीजर्स हो। निगेटिव भी हो सकता है। इंटीजर सही था ना? नेचुरल नंबर का निगेटिव 0 और नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे P और Q को क्या होना चाहिए? Q 0 नहीं होना चाहिए केवल, तो इसको हटा देते हैं हम लोग। मतलब ये माइनस ऑफ नेचुरल नंबर भी हो सकता है। तो ये दोनों के सेट को क्या कहते थे? इंटीजर्स कहते थे। ठीक है। तो P और Q इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। P और Q पूर्णांक हैं। Q 0 नहीं है, P 0 हो सकता है। P 0 हो सकता है। तो हम लोग अगर 0 लिखें तो 0 क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? पहले अपरिमेय संख्या देख लीजिए। परिमेय संख्या का क्लियर हुआ? वैसी संख्याएं जो एक भिन्न के रूप में हो, P बटे Q के रूप में हो। Q को 0 नहीं रखना है। और P और Q क्या हो सकते हैं? कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। पॉजिटिव निगेटिव इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? क्या होती हैं? 1.3333। ये अपरिमेय संख्या होती है, ये आप कहना चाह रहे हैं। तो 1.333 को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, लिखते हैं ना? ठीक है। तो इसको तो हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? इसको पॉजिटिव करेंगे, जोड़ेंगे। ये तो P बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। ये P अपॉन Q के फॉर्म में होती है, बट ये इनका ये कंप्लीटली देखिए, ये जो दशमलव है, जो आप लोग कह रहे हैं कि बार लगा देंगे, होती हैं, क्योंकि इनको हम लोग परिमेय संख्या के फॉर्म में ला सकते हैं। अपरिमेय संख्या ये नहीं होती है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिनको हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सीधे रिवर्स सोचना है ना। इसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या होती है जिनको हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग पाई का लेते हैं। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 वैल्यू नहीं होता है पाई का। वो हम लोग अपनी सुविधा के लिए मान लिए हैं 22/7। ठीक है। पाई का वैल्यू जो होता है वो देखिए लिखा हुआ रहता है। कहीं भी क्वेश्चन देखिएगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, तो वहाँ लिखा हुआ रहता है कि पाई का ये वैल्यू प्रयोग कीजिए। या उससे भी स्टैंडर्ड एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ लिखा रहता है कि दशमलव के 2 मानों तक पाई का वैल्यू 3.14 है। दशमलव के 3 मानों तक पाई का वैल्यू ये है 3.141। दशमलव के 4 मानों तक पाई का वैल्यू ये है। मतलब पाई का वैल्यू जो है वो पूरी तरीके से काउंट नहीं है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर यहीं पे रहता कि 1.41
1419, उसके बाद फिर 1419, तो फिर हम लोग उसको सीमित दशमलव के फॉर्म में ले आते हैं और फिर वो परिमेय संख्या हो जाती। लेकिन ये पाई का जो वैल्यू है, दशमलव का मान जैसे जैसे बढ़ते जाता है इसका अलग अलग वैल्यू निकलते जाता है। कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये बढ़ते जाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि नीचे कितना डिजिट तक रुक जाना है? जैसे 1.3 था, इसका वैल्यू ये होता है 1.33333 डॉट डॉट, लेकिन हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। इसका भी कीजिएगा कैलकुलेशन तो वही आएगा, 1 यही आएगा ना। तो इसको तो हम लोग 4/3 के फॉर्म में लिख ही रहे हैं इस डिजिट को। तो ये तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो गया, रेशनल नंबर का एग्जाम्पल हो गया। तो इस चीज को सीमित दशमलव, जिनको नहीं पता है वो साइड में लिख लीजिए सीमित दशमलव। इस संख्या को क्या कहते हैं? सीमित दशमलव। बस एक टर्म लिख लीजिए सीमित दशमलव और एग्जाम्पल में लिख लीजिए 1.3333। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल लिख सकते हैं 2.242424। जैसे यहाँ पर एक डिजिट है बार बार, यहाँ पर 2 डिजिट का सेट है बार बार, या फिर कोई और एग्जाम्पल हो सकता है 10.256 256 256, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो ये सब सीमित दशमलव का उदाहरण है, सीमित दशमलव। ठीक है, एक खास दशमलव के जितने डिजिट के बाद फिर से वही रिपीट हो जाते हैं। तो ये सब परिमेय संख्याएं हैं, ऑलवेज याद रखना है। ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या हैं? जिनको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं क्या हैं? जिनको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्याएं का और कोई एग्जाम्पल दीजिए। आप परिमेय संख्या का एक और कोई एग्जाम्पल दीजिए। 1/3 तो अभी हम लोग देखें, 1/3 तो अभी देखें ना हम लोग। 1/3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये था 1/3 तो खुद ही p/q के फॉर्म में है, इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है ना। p/q के फॉर्म में है, q0 है नहीं, तो ये तो परिमेय संख्या हुआ ना। आप परिमेय संख्या का एग्जाम्पल सोचिए जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। नंबर के जितने भी प्रकार आप लोग देखे हैं कुछ दिमाग लगाइए, क्यूब रूट, वर्ग रूट वगैरह वगैरह कुछ सोचिए। आप परिमेय नहीं समझ में आया? आप परिमेय का पहले तो परिभाषा लिखिए कि वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। √3 का क्या वैल्यू होता है? ये लेकिन 3 ही डिजिट तक होता है, इसके आगे भी इसका वैल्यू होते जाता है, तो यह परिमेय संख्या है। √2 का वैल्यू क्या होता है? लेकिन ये 3 डिजिट तक वैल्यू हम लोग बचपन से याद किए हैं, इसके आगे भी होता है, 2 का वैल्यू करते जाइएगा, बढ़ते जाएगा। पॉइंट पे होना चाहिए, मतलब वो पॉइंट पे होना चाहिए। इससे देखिए निष्कर्ष कुछ निकालिए। अगर हम लोग √4 बोल दें, इसका वैल्यू तो 2 आ जा रहा है। इससे कुछ निष्कर्ष निकल रहा है आपको कि कैसी संख्याएं या परिमेय संख्याएं हो सकती है अगर रूट के फॉर्म में हो, वर्गमूल के फॉर्म में हो। रूट तो निकल रहा है ना, √3 का तो रूट निकल रहा है 1.732 निकल रहा है, लेकिन हमारा कुछ टर्म के बाद अपनी टर्म को हमारा रिपीट करने लगते हैं। नहीं, वैसी सभी संख्याएं जो धनात्मक हैं और जिनका पूर्ण वर्ग ना हो, ये सब का पूर्ण वर्ग ना है। √1 है तो 1 होगा, ये पूर्ण वर्ग है। √4 है पूर्ण वर्ग है। √9 है पूर्ण वर्ग है, लेकिन √8 पूर्ण वर्ग नहीं आ रहा है, इसका वैल्यू होता है 2√2, तो फिर वो आ जाएगा। वैसी जितनी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग ना हो सभी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लिख लीजिए साइड में एक नोट। वैसी सभी संख्याएं वैसी सभी संख्याएं जो धनात्मक हों, वैसी सभी संख्याएं जो धनात्मक हों एवं जो पूर्ण वर्ग ना हो, ऐसी सभी संख्याएं जो धनात्मक हो एवं पूर्ण वर्ग ना हो, उनका वर्गमूल
वैसी सभी संख्याएं जो धनात्मक हो और पूर्ण वर्ग ना हो उनका वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। वैसी सभी संख्याएं जो धनात्मक हो एवं जो पूर्ण वर्ग ना हो उनका वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। इसमें पूर्ण वर्ग कौन कौन है? 1 पूर्ण वर्ग है, 4 पूर्ण वर्ग है, 9 पूर्ण वर्ग है। उसके बाद अगला पूर्ण वर्ग कौन सा होगा? 16 होगा। इसके बीच में जितनी भी धनात्मक संख्याएं, जीरो के बाद हम लोग को लेना है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, जीरो के बाद लेना है, तो उसके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं इन सब का वर्गमूल जो होगा √2, √3, √5, √6, √7, 9 छोड़कर फिर √10, ये सभी संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, दिमाग में बैठा लेना है। इनको हम लोग एग्जैक्ट नहीं कर, जैसे पाई का वैल्यू था ना, हम लोग इसको दशमलव के 2 डिजिट तक एक वैल्यू होता है, दशमलव के 3 डिजिट तक एक वैल्यू होता है, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। सेम चीज है ए। ठीक है, पूर्ण वर्ग ना हो उनका वर्गमूल, माइंड में रखना है इस चीज को। ठीक है, कोई दिक्कत है सब में? चलिए, सर ये हमेशा धनात्मक ही रहेगा ना? हाँ, ऋणात्मक चीजों का वर्गमूल होता है। आप ही बताइए, ये सब तो दिया हुआ नहीं है, हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को अंडरस्टूड है वर्गमूल क्या होता है, वर्ग कैसे निकाला जाता है। अब इतना पढ़ाने लगेंगे तो फिर लंबा खींच जाएगा। अब 5 है, 5 का वर्गमूल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं बताना पड़ेगा। आता है? आता है? कैसे फाइंड करेंगे 5 का वर्गमूल? क्या करेंगे? ऐसे? तो इसका वैल्यू क्या होगा? ये तो डिनोशन है केवल, वैल्यू क्या होगा? कैसे फाइंड करते हैं इसको? डिवाइड करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम 2 से। किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे फाइंड करेंगे ये बताइए पहले। सबसे छोटी संख्या से एक प्रोसेस है वर्गमूल फाइंड करने का। जैसे 1024 एक संख्या है, इसका हमें वर्गमूल फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग पेयर बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग पेयर बनाते हैं। किस तरफ से पेयर बनाते हैं? लेफ्ट से या राइट से? राइट से, इधर से, दाहिने तरफ से। अगर वो संख्या 971 है तो पेयर 97 और 1 नहीं बनेगा, राइट से बनाएंगे। 71 पहले बनाएंगे, उसके बाद 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पेयर बनाते हैं। वर्गमूल भी सिखाना पड़ रहा है। तो ऐसे ही वर्गमूल फाइंड होता है। आप कैलकुलेटर नहीं है, आपको अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल फाइंड करना है, जिसका 2-3 मेथड है और इसका, लेकिन सबसे इजी मेथड यही है। ठीक है, बस फिर ये छोटी से छोटी संख्या देखना है जिसका वर्ग इससे बड़ा ना हो। जैसे 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है। 4 का वर्ग क्या होता है? 16 होता है। तो ये जो हमारा पेयर है वो देखना होता है कि किन 2 वर्गों के बीच में है। तो 10 है 9 और 16 के बीच में, तो हम लोग छोटी संख्या को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। 1 यहाँ पे बचा, और फिर जो पेयर हुआ वो पूरे के पूरे हम लोग फिर नीचे लिख देते हैं। इसमें जिस संख्या से गुना किए हैं उसी संख्या से हम लोग जोड़ते हैं, जिस संख्या से गुना किए हैं उसी संख्या से जोड़ते हैं। अब फिर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पर कौन सा डिजिट भरें ताकि वो फिर यही प्रोसेस हो। एक खाली स्थान यहाँ पर 1 होता है। अगर हम लोग यहाँ पर 0 भरते हैं तो 0 से ही गुना करना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पर 1 फिल करते हैं तो 1 से ही गुना करना पड़ेगा। अगर हम लोग 2 फिल करते हैं तो 2 से ही से गुना करना पड़ेगा। अगर हम लोग 3 फिल करते हैं तो 3 से ही से गुना करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये जो संख्या है फिर वही किन दोनों के बीच में आ रही है। तो 124 तो डायरेक्ट यहाँ पे डिविजिबल है, डायरेक्ट विभाजित हो जाता है 2 जा से। तो यहाँ पे 2 फिल करते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ लिखते हैं, इसमें 2। अगर आगे का प्रोसेस होता फिर वो चलता, फिर यहाँ पर वो संख्या पुट करके देखते हैं कि क्या होता। इसका जो वर्गमूल होता है वो, ठीक है, ऐसे वर्गमूल फाइंड करते हैं। 5 का भी ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो 5 तो एक डिजिट है, एक डिजिट के बाद कहिएगा सर इसका पेयर तो बनेगा नहीं, हमें 5 का वर्गमूल फाइंड करना है। तो किसी भी संख्या में डेसिमल के बाद अगर 0 0 0 0 लिख दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो आप यहीं से परिमेय अपरिमेय का कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। यहाँ पर हम लोग कितना जीरो भी पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो एक कितना लंबा भी इसका वर्गमूल निकल सकता है। हम लोग इसका वर्गमूल नहीं फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग 4 डिजिट तक वैल्यू फाइंड करें तो 2 डिजिट तक वर्गमूल आएगा। अगर हम लोग 6 डिजिट तक इस पर जीरो पुट करें तो 3 डिजिट तक आएगा। मतलब कितना डिजिट तक भी हम लोग इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने 5 को अपरिमेय संख्या कहा था, ठीक है। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे वो बाद में बताएंगे। जिनको नहीं आता है बाद में देख लीजिएगा। आता है कितने लोगों को आता है यहाँ पे? बस 3 4 5 लोगों को। बाकी लोगों को नहीं निकालने आता है 5 का वर्गमूल या 7 का वर्गमूल या 8 का वर्गमूल, 12 का वर्गमूल कैसे निकलेगा? चलिए इसको बाद में बताएंगे, हमारे सिलेबस में वैसे है नहीं, ठीक है। तो ये तो नंबर सिस्टम का एक एग्जाम्पल हुआ, ब्रीफ सा एग्जाम्पल हुआ। क्या क्या नंबर सिस्टम होता है, प्राकृतिक नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को अपरिमेय संख्या में है, तो उसको ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि PYQ के फॉर्म में जिसे हमें नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसका 2-3 एग्जाम्पल है, ऑलवेज याद रखना है। पाई, इसको रट लीजिए। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। जिसको नहीं याद होता है रट लीजिए, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। जिनको दिमाग है वो यहाँ पर सोच लीजिएगा कि पाई का वैल्यू हम लोग बहुत डिजिट तक फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर जितने भी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं है, उनका वर्गमूल होता है वो अपरिमेय होता है। √3, √5, √6, √9, √24 कुछ भी हो सकता है, √99, √98, पूर्ण वर्गमूल जो भी नहीं है वो सब अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो अगर हम एक नंबर बोले आप लोगों को 2 + √2, 2 + √2, ये परिमेय है या अपरिमेय है? अपरिमेय। क्यों? सर हमारा अगर हम ऐड भी करें तो हमारा पॉइंट, देखिए एक परिमेय संख्या इसमें है, 2 परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग 2 को 2/1 लिखते हैं, ठीक है। अगर हर में 1 हो, डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, वही 2 हो जाता है। बट √2 क्या है? अभी बताया ना, √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 + √2 क्या है, या 2 - √2 क्या है, 2 √2 क्या है, ये सब क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर लिखा जाए √2 × √2 क्या है, तब क्या होगा? क्यों? जिनको नहीं समझ में आ रहा है पूछिएगा, यहीं पे क्लियर कर लेना है। √2 × √2 क्या संख्या होगा? हमारा निकल जाएगा पूर्ण। देख रहे हैं, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल है। ये तो 2 आ गया, ये तो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि जहां भी सिंबल लगा हुआ है रूट का सब वो अपरिमेय होगा। देख लेना है कि प्लस है माइनस है। अगर प्लस होगा तो अपरिमेय होगा, माइनस होगा तो अपरिमेय होगा। लेकिन अगर दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो तब देखना पड़ेगा। अगर मैं लिखूं कि √3 × 2√4 × 5√6 क्या होगा? तो इतना लंबा संख्या अगर दिया रहेगा कि परिमेय है या अपरिमेय है तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वर्गमूल होता है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि पता होना चाहिए आप लोग को। √3 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये तो एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है ना 3, तो इसको हम लोग गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं। √4 तो डायरेक्ट एक वर्ग संख्या का वर्गमूल है। √2 का वैल्यू, √4 का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। √6 का क्या होगा गुणनखंड? देख रहे हैं दोनों ही अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या। तो मतलब लेकिन यहाँ पर उसी का एक अभाज्य संख्या और है। तो जब 2 √3 हो तो अभी पिछले प्रोसेस के हिसाब से इस दोनों को एक साथ ले लेंगे, ये आएगा। बस ऐसे सॉल्व कर देना है। हमारा संख्या क्या आ गया फाइनल? 60√2। तो 60√2 क्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? अपरिमेय है, अपरिमेय है। ऐसे देख लेना है कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। एक एग्जांपल और देखिए, 1.01 01 01 ये क्या है?
अभी तो थोड़ा देर पहले बताए थे ना, दो चीज, सीमित दशमलव और आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव बताए थे, यही चीज है, ठीक है। इसको तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। देख रहे हैं, इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख दिए ना, 100/99, ये तो परिमेय संख्या हो गया p/q के फॉर्म में। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है, उसको सॉल्व करना है। परिमेय का बेसिक चीज बस याद रखना है। परिमेय क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है, q 0 ना हो। अपरिमेय क्या होता है, p/q के फॉर्म में, जिसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जो भी संख्या वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, जितना भी वर्गमूल होगा वो सब अपरिमेय संख्या होगा। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा एक पोर्शन क्लियर हुआ, ठीक है।